प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ के अपने दौरे पर देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, ये कानून देश की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने नए 3 आपराधिक कानूनों को पूर्णतः भारतीय बताते हुए कहा, 3 साल बाद भारत में होगी दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली। चंडीगढ़ को सफल कार्यान्वयन के लिए दी बधाई। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देकर किया सम्मानित। और कुरुक्षेत्र में 11 दिसंबर को होगा दीपोत्सव का आयोजन। 48 कोस के सभी तीर्थों को दीप जलाकर किया जाएगा प्रकाशमान। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ के अपने दौरे पर नए 3 आपराधिक कानूनों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में तीनों कानूनों को सफलतापूर्वक लागू करने की भी समीक्षा की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चंडीगढ़ के प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित समाज विकसित भारत सजा के न्याय तक विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये कानून देश की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव में आना त्वरित न्याय की तरफ उठाया गया एक ठोस कदम है। उन्होंने चंडीगढ़ में इन नए कानूनों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने पर चंडीगढ़ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है नागरिक प्रथम। उन्होंने कहा कि ये कानून आम नागरिक में समानता की गारंटी का भरोसा कायम करेंगे। इसमें अंग्रेजों के बनाए दशकों के पुराने कानूनों से मुक्ति मिली है। देश का कानून देश के नागरिकों की ताकत है। नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया। फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर कहा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों के मंथन और गहन चर्चा के बाद इन कानूनों को तैयार किया गया है। उन्होंने इसमें सहयोग के लिए देश की न्यायपालिका, विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि न्याय की पहली कसौटी होती है समय से न्याय मिलना। इन कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली के हर चरण की समय सीमा तय हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा। देश में इस न्याय व्यवस्था को परिपक्व होने में समय लगेगा, लेकिन इन कानूनों को लेकर देश के कई हिस्सों से मिल रही जानकारियां काफी संतोषजनक व उत्साहपूर्वक हैं। समय से न्याय मिलना हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा तय की गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय संसद द्वारा बनाए गए हैं।
ये हर मायनों में पूरी तरह भारतीय हैं, जिससे हर किसी को समय पर न्याय मिलेगा। सभी कानून भारतीयों के न्याय और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। देश में इन्हें लागू किया जा रहा है और 3 साल बाद भारत में दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। प्रदेश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन चंडीगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। चंडीगढ़ ने पूर्णतः नए आपराधिक कानूनों के लागू किया है। उन्होंने यूटी प्रशासक को इस सफलता के लिए बधाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों में आतंकवाद और संगठित अपराध की व्याख्या की गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग चैप्टर भी जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि EFIR और 0 FIR के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। 6 महीने के भीतर 1 क्लिक ऑल डेटाबेस को भी लागू किया गया है। ये परिवर्तन दुनिया के सबसे बड़े सुधार होंगे। सभी यूनिट्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला प्रदेश बनेगा जहां ये 5 स्तंभों में संपूर्ण आधुनिकीकरण समाप्त होकर हमारा न्यायिक काम आगे बढ़ जाएगा। 6 महीने के कालखंड में पूरा इंप्लीमेंटेशन समाप्त कर आज चंडीगढ़ नए कानूनों का स्वागत कर रहा है। हमारे लिए गर्व का विषय है। आप कोई भी FIR रजिस्टर कराइए, 3 साल के अंदर आपको न्याय मिलेगा। तारीख पे तारीख से आप मुक्ति पा जाएंगे। गौरतलब है कि देश में इस वर्ष 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य विधि प्रणाली को और पारदर्शी, कुशल व समकालीन समाज की आवश्यकताओं के मुताबिक बनाना है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज 6ठे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध टूटा और कार्रवाई चली। दोनों सदनों में पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे उठाए। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति अभी भी जबरदस्त जारी रही। सदन आज भी शुरू होने से पहले इंडी गठबंधन के दलों ने अडानी और संभव मामले पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश को चलाने के लिए संसद का चलना बहुत जरूरी है। विपक्ष के भी सांसद महसूस करते हैं कि सदन को बाधित करना किसी के हित में नहीं। पिछले 5 दिनों में संसद की कार्रवाई सिर्फ 75 मिनट हो पाई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद ना चलने से देश का बहुत नुकसान होता है। जैसा मेंबर्स का बिहेवियर है वो सब देश देखता है और पार्लियामेंट का बहुत तरीके होते हैं चलाने का। रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, कई चीज़ें होते हैं जिसको पालन करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन MPs को होता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान MSP और खाद्य पदार्थों के वितरण से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। फसलों पर MSP बढ़ाई गई है और MSP पर फसलों की खरीद हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले अधिक खरीद की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने MSP देने का काम किया है, जबकि पिछली सरकारों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के बारे में कहा था कि इससे बाजार में विकृत होगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने लागत पर 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। लागत पर 50% लाभ तय करके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और
और मैं एक बानगी माननीय अध्यक्ष महोदय दिखाना चाहता हूं। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आप लोग हल्ला कर रहे थे। धान का एमएसपी जब उधर की सरकार थी तो 1310 रुपया था, बढ़ाकर 2300 रुपया क्विंटल किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ज्वार एमएसपी 1500 रुपया प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 3371 रुपया क्विंटल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर आज नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही उन्होंने दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार की 16 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण भी किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। बाद में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आज के पुरस्कार विजेता न सिर्फ प्रेरणा के केंद्र हैं बल्कि प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका का उल्लेख किया। यह अभियान इस बात का तकाजा है कि दिव्यांगजन सहानुभूति के पात्र न होकर संवेदना के पात्र हैं। सभी दिव्यांगजनों को सहज और समानता का अनुभव कराना पूरी मानवता का कर्तव्य है। हर दृष्टिकोण से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्षमता के आधार पर ही इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के विषय को चुना गया है। इस वर्ष का विषय है एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इस विषय के अनुरूप आज के पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजन में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजन में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, उनका कौशल विकास करने, उन्हें रोजगार दिलाने, उनके उत्पादों की खरीद को प्रेफरेंस देने की व्यवस्था करने तथा मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करने से उनमें नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष का विषय समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इससे दिव्यांगजनों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह दिव्यांगजनों को काम करने का अवसर मिलने से उनमें आत्मविश्वास की भावना और जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से जीने की इच्छा बढ़ेगी। सशक्तिकरण की भावना का होना बहुत अच्छी बात है। इस भावना के साथ सभी दिव्यांगजन को सहजता और बराबरी का अनुभव करना पूरा मानवता का कर्तव्य है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधा मुक्त वातावरण सुलभ कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। वास्तव में उसी सुविधा को प्रभावी कहा जा सकता है जिसका उपयोग दिव्यांगजन सुगमता से कर सके। सही मायने में उसी समाज को संवेदनशील कहा जा सकता है जिसमें दिव्यांगजन को समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त होते हैं। सुगम्य भारत अभियान आज अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसको सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ये अभियान इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। इस अभियान में बुनियादी ढांचा में सुधार, परिवहन और दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को और सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान में दिव्यांगजनों के अधिकारों और आवश्यकताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। सुगम सार्वजनिक परिवहन से लेकर समावेशी शैक्षणिक पहल की सुविधा देकर इस अभियान ने गरिमा और सम्मान के साथ करोड़ों दिव्यांगजनों को जीवन जीने के योग्य बनाया है। एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांगजन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। किसानों द्वारा 6 दिसंबर को किए गए दिल्ली कूच के ऐलान के बाद
कल अंबाला जिला प्रशासन और किसान जत्थेबंदियों के बीच कल एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद किसानों ने बताया कि प्रशासन को कुछ संशय था जिसे दूर किया गया है। किसानों ने कहा कि वो दिल्ली कूच करेंगे लेकिन शंभू मोर्चा जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन के साथ दिल्ली कूच के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात के मुद्दों पर चर्चा हुई। पैदल मार्च के दौरान कहीं भी रोड जाम नहीं किया जाएगा। किसानों ने कहा कि अलग अलग दिन अलग अलग जत्थों में दिल्ली कूच करेंगे और शंभू मोर्चा जारी रहेगा। सरकार की ओर से अभी तक उन्हें बातचीत के लिए कोई संदेश नहीं मिला है। हमारी कोशिश होगी भी कोई मंजूरी मिल जाए, सबको दिल्ली में को मंजूरी मिल जाए, जो उनका कहना था। तो इस तरह से हमने अपने तौर से तो हमने कहा आज तक जो भी हुआ, जो मेरा मानना है, हरियाणा प्रशासन से या हरियाणा सरकार से या दिल्ली के प्रशासन से ज़्यादा हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी ज़्यादा वजह है। तो हमने बोला भी हमारे 24 घंटे फ़ोन खुले हुए, आपको कुछ भी संदेह हो हमारे ऊपर, कुछ भी ऐसा हो मन में, तो हमसे बात करें। अगर हम लोग अपना भरोसा, प्रशासन का भरोसा अगर बढ़ेगा तो बात हम तो ये भी आशा करते हैं, अगर प्रशासन का भरोसा बड़ा पीसफुली तो हमें कल को ट्रैक्टर ट्रॉली भी ले जाने देंगे भाई। हम ऐसा सोचते हैं, भरोसा जब टूटता है तो तब ये बातें हमारे सामने आती। तो ऐसा हमारा मानना, इस तरह की बातें हुई मीटिंग में कि हम अपने बिना ट्रैक्टर ट्रालियों के जाएंगे, पैदल जाएंगे दिल्ली की तरफ, और किसी तरह का वायलेंस या कोई भी ऐसी क्रिएट रोड जाम करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। और वो उन बातों के ऊपर चर्चा हुई है और हमने कोशिश की है उनके जो मन के अंदर संकेत उनको दूर करने की कोशिश की है। हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करना है। सभी साथी हमारा जो जाएंगे जथे वो पीसफुली जाएंगे, उनका रिकॉर्ड होगा हमारे पास, कितनी गिनती में जाएंगे, कैसे जाएंगे, और उनका मन सदा कहीं आप रात को रुकेंगे वहाँ पर पड़ाव डालेंगे, रोड जाम करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने हर रोज 14-15 किलोमीटर सफर तय करना है। उसके अंदर जो लंगर पानियों का इंतजाम है वो हमने करना है, यहाँ पर हरियाणा के किसानों ने करना है। और ऐसे कोई मनसा नहीं है और उनको हमने काफी हद तक आश्वस्त किया है कि मां भारत की धरती पर स्थित 48 कोस के तीर्थों पर गीता महोत्सव का रंग जमेगा। 11 दिसंबर को सभी तीर्थों पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दीपोत्सव में ग्राम पंचायतों की भागीदारी रहेगी और जनप्रतिनिधि मेहमान होंगे। इनमें ब्लॉक समेत जिला परिषद व निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य प्रबुद्ध लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत व जींद जिले के सभी 182 तीर्थों पर गीता वाणी की गूंज सुनाई देगी। गीता पाठ के साथ तीर्थों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ साथ ही तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता पाठ और गीता यज्ञ का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य गीता की सार्वभौमिकता के साथ युवाओं को जोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विषयों पर हरियाणवी गीत के जरिए भी स्थानीय संस्कृति की मूल प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। इस महोत्सव में हर रोज लाखों पर्यटक अपनी आमद दर्ज कराते हैं। गीता महोत्सव में खाने पीने के शौकीन पर्यटक फूड स्टॉलों पर कूड़ा ना फैलाएं, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा उन्हें जागरूक किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज सोतिया ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता महोत्सव शुरू होने से पूर्व स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ किया था। उनके निर्देशानुसार ब्रह्म सरोवर के साथ ही थानेसर को 18 जोन में बांटा गया है। संपूर्ण स्वच्छता का ये संदेश पूरे देश में फैले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और नगर परिषद के कर्मचारी लगातार सफाई अभियान में लगे हुए हैं। ये कर्मचारी पर्यटकों के साथ दुकानदारों को भी जागरूक कर रहे हैं। सारे शहर को 18 हिस्सों में बांटा और सारे शहर में सफाई का अभियान शुरू किया। तो सफाई के अभियान को शुरू करते हुए अभी हमने गीता जयंती में भी पूरा सफाई के लिए एक अलग से पूरा अभियान बनाया हुआ है और लगभग 24 हमने अपने सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं जो सफाई का ध्यान रख रहे हैं। प्लस 20 हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कि हमारे ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच जो पुरुषोत्तमपुरा बाग है उसके अंदर सफाई की व्यवस्था को वो। गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटकों का कहना है कि हम सबको स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। गीता महोत्सव में आने वाले लोग यहां से सुंदर यादें लेकर जाएं। ये महोत्सव सुंदर और भव्य बने, इसके लिए हम सबके योगदान की जरूरत है। उन्हें करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए जगह को। आए हैं कुरुक्षेत्र, घूमें, अच्छी जगह है, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। गीता जयंती इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोग्राम है तो इसको एंजॉय करें, लेकिन साफ सफाई का भी ध्यान रखें। यहाँ पर आने वाले लोग कई बार होता है कि कुछ भी खाते हैं
तो फिर वो गंदगी इधर उधर डाल देते हैं। हालांकि यहाँ पर डस्टबिन का बहुत अच्छा इंतजाम है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी के लिए भी व्यवस्था है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आते हैं तो फिर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। गीता जयंती का नाम पूरे देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, विदेशों से भी लोग आते हैं, तो हमें एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाना चाहिए। यहाँ पर डिस्पोजल हम गन्ना का यूज कर रहे हैं, और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। गेस्ट सारे पालन कर रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि जो भी खाएं पिए डस्टबिन में डालें। विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कल रोहतक के लाल नाथ हिंदू कॉलेज में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की स्मृति में आयोजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन ने जीवन पर्यंत प्रदेश व समाज के हित में ईमानदारी पूर्वक कार्य किए। वह रोहतक विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे। मंगल सेन सादगी व ईमानदारी के प्रतीक थे। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष ने रक्तदान को लेकर भी प्रेरित किया। उन्होंने जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्त देकर उनकी महत्वपूर्ण जिंदगी को बचाने का कार्य किया है। इससे कई लोगों को न्याय जीवन मिलता है। हर स्वस्थ इंसान को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, बल्कि शरीर में नई स्फूर्ति का संचार होता है। साथ ही कृष्णलाल मिड्डा ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। अच्छा रहता है, वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी ब्लड देना, ब्लड डोनेशन करना अच्छा काम है। तो इंसान को ये पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। अगर हमारा अपना ब्लड देने से किसी की जान बचती है तो वो इंसान कहीं ना कहीं दुआएं भी देगा, उसके परिवार के लोग दुआएं देंगे। और इस प्रकार से रोहतक वालों के मन में आज भी डॉक्टर मंगल सेन के जो प्यार है वो मतलब जब तक रहेंगे लोगों के दिलों में बसते रहेंगे। जब यहीं पर हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम भी इस देश का हिस्सा है, वो हमारे अपने बच्चे, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ऐसे उपाय करें जिस प्रकार से बच्चे हमारे नशे की लत से दूर हों, और हर तरह का प्रयास करें। जींद में भी हम लोगों ने कुछ ऐसी कमेटीज बना रखी हैं जो प्रकार से कॉलोनियों में काम करती हैं। इस प्रकार से जहाँ सरकारें अपना रोल अदा कर रही हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि कुछ एक ऐसी बीमारियां जो हमारे समाज में पैदा हो गई है उनको दूर करने का काम करें। प्रदेश भर में नए कलेक्टर रेट लागू हो गए हैं। कल पहले दिन कई जिलों में नए रेट के हिसाब से रजिस्ट्रियां हुई। सभी जिला उपायुक्तों द्वारा दी गई सलाह पर कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने बताया कि कलेक्टर रेट में 5 से लेकर 32% तक की वृद्धि की है, जबकि कई जगहों पर प्रतिशत तक ही रेट बढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ने से एक तरफ जहां काले धन पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी तरफ सरकार को राजस्व का फायदा होगा। सरकार के निर्देशानुसार सर्कल रेट फरीदाबाद जिले में भी और पूरे हरियाणा में नए लागू हुए हैं। तो उसके तहत यहाँ पे सभी एरिया में लगभग कुछ रेट बढ़े हैं, क्योंकि जैसा हम देखें मार्केट में जो प्राइसेस है लैंड की वो पिछले साल से लेके और अब तक काफी बढ़ी है। तो उसके कमेंसरेट ही हमने जो सर्कल रेट है वो बढ़ाए। जो है रेंज है वो 5% से शुरू होकर जनरली 20 से 25% है। कुछ एक आध पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 40% भी है। तो वो उसमें क्योंकि डिस्पैरिटी काफी थी मार्केट रेट और कलेक्टर रेट जो पुराने थे उसमें, तो जनरली ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 10 से 20% के बीच में। तो मार्केट रेट क्योंकि ज्यादा थे तो ब्लैक मनी अगर हम कहें तो वो भी कहीं ना कहीं थी। तो कलेक्टर रेट अगर बढ़े हैं तो लोगों को उससे भी फायदा होगा। एक तो क्लीन उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो रहेगी, और साथ ही सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा, क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़े हैं तो उसी के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी भी है वो सरकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संसद के लाइब्रेरी भवन के जीएमसी बालयोगी प्रेक्षागृह में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने फिल्म निर्माताओं द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्रियों तथा सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी फिल्म देखी। पिछले महीने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा था कि अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है और इसे साधारण लोग भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि झूठी बातें एक सीमित समय तक ही अस्तित्व में रह सकती हैं, अंतरूर सच्चाई सामने आएगी। ये फिल्म फरवरी 2002 में गुजरात में ट्रेन जलाने की घटना पर आधारित है। फिल्म निर्माण के सदस्य विक्रांत मैसी ने कहा कि ये उनके करियर का श्रेष्ठ समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ ये फिल्म देखने का उन्हें अवसर मिला है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ
रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सब थे, उन सब के साथ ये फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है, खुशी है एक्चुअली कि इन सब के साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई जब फिल्म साइन करी थी, तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को इतना सपोर्ट करेंगे। पहले उन्होंने थ्रू ट्वीट सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपने इतने मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी फिल्म देखी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि सरकार महिलाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है। सरकार महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हुए महिला केंद्रीय विकास हासिल करना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में बालिकाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी पहल ग्रामीण महिलाओं को अपने परिवार और समुदायों में सम्मान देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। 3 नए अपराध कानूनों को लेकर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इन कानूनों के जरिए सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में अपराधियों को सिर्फ सजा देने के बजाय पीड़ितों को न्याय प्रदान करना है। किसी स्तर पे तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और उसके माध्यम से हम लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को समृद्ध और महिलाओं को डिसीजन मेकिंग हम बनाना चाहते हैं ताकि वो राज्य और देश के सर्वोच्च संस्था में बैठकर वो एक अच्छा निर्णय कर सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने जेईई एडवांस 2025 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले वर्ष 18 मई को आयोजित होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा 2 शिफ्ट्स में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिफ्ट की अवधि 3 घंटे की होगी। जेईई एडवांस परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाती है। एक उम्मीदवार लगातार 2 वर्षों में अधिकतम 2 बार ही ये परीक्षा दे सकता है। कल यानी 4 दिसंबर को उड़ीसा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ऑपरेशनल डेमो के जरिए नौसेना अपने नौसैनिक बेड़े की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नई दिल्ली में भारतीय सेना के विजन 2047 का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय नौसेना स्वदेशी हथियारों, तकनीकों और युद्धपोतों के निर्माण पर जोर दे रही है। Ships and submarines which are likely to be inducted in the next 10 years. As far as the nuclear submarines are concerned, of the SSBNs, the first one has had a number of deterrence patrols. Second one is just got commissioned. It is carrying out trials, which included this missile firing. प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जनता कैंप में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जाएगी। कैंप में ज्यादातर शिकायतें पेंशन और बिजली से संबंधित थी। बुजुर्ग दंपति की पेंशन अटकने की समस्याओं पर मंत्री ने पेंशन विभाग के अधिकारी को सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए तुरंत समस्या निपटाने का आदेश दिया। मंत्री ने चोरी और असुरक्षा के मामलों पर भी कड़ा रुख दिखाया। हाउसिंग बोर्ड में चोरी की घटनाओं को समाधान न होने पर चौकी प्रभारी को बदलने के निर्देश दिए। छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विज ने अंबाला से मुलाना तक पिंक बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने धोखाधड़ी, साइबर अपराध और अन्य समस्याओं के निपटारे के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।